संत समीर जी को सीधा आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आपने, संत समीर जी, मैं नमन करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति ने कई हजार लोगों की जिंदगियों को बचाया है अपने फोन के माध्यम से, उनके उन पेशेंट्स के पास जाकर जिस तरह से सेवाएं दी आपने, कम खर्चे में लोगों को जो टिप्स दिए आपने कि घर में ही किस तरह से लोग ठीक हुए, संत समीर जी सीधा आपको आमंत्रित करेंगे, जो कि एक राइटर भी हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नई विचारधारा से कि किस तरह से गांव गांव में लोग जो हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो संत समीर जी डायरेक्ट आपको आमंत्रित कर रहे हैं, प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी। आपने आपके मार्फत मुझे इतने सारे लोगों से संवाद का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपने जो ये चर्चा शुरू की है, ये आयोजन जो आपने लगातार जारी रखा है, तो देश के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और लोगों को इससे काफी उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। वो अपने स्वास्थ्य के स्तर पर, खाने पीने के स्तर पर काफी बेहतर ढंग से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और काम कर पाएंगे। मैं आप तो लगता है समीर जी गांव की आबो हवा का आनंद ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल गांव में बैठा हूँ और छत के ऊपर बैठा हूँ। बाहर आपको दूर कहीं पेड़ों का और ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। हवा चल रही है, काफी बादल हैं यहाँ पर, तो बरसात भी शायद कुछ देर में होने को है। तो ये सब चल रहा है और मैं उसमें बिल्कुल खुले में आकर आपसे ये बात कर रहा हूँ। और गांव के पूरे परिवेश को देखते हुए जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 1.5 साल में, ये पूरे कोरोना के दौर में, उसी हिसाब से मैं कुछ नुस्खे या कुछ आसान से तरीके बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि सबको कुछ फायदा हो सके। मैंने करीब व्यक्तिगत तौर पर करीब 1,500 लोगों का इलाज किया है। उनको आसानी से, जो भी बहुत आसानी से बेहतर हुए हैं, उन सब को देखते हुए जो समझ में आया है उसी हिसाब से मैं ये बात करता हूँ। तो पहली एक बुनियादी बात ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 तरह की पद्धतियां हैं। जो हमारा आयुर्वेद है वो सदियों से, हजारों साल से है हमारे बीच में। होम्योपैथी है और एलोपैथी है। ये 3 पद्धतियां हैं जिनके जरिए हम अपनी सेहत को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। तो एक बुनियादी समझ मेरी जो बनी है वो ये है कि आयुर्वेद जीवन शैली है। आयुर्वेद जीवन शैली है, इसी में आप प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी को भी जोड़ लीजिए, आयुर्वेद का ही अंग है वो। और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, जहां कोई बीमारी क्योर होती, जिसके क्योर होना कहते हैं। अगर सही दवा, सही लक्षण मिले तो क्योर होता है। और एलोपैथी आपात व्यवस्था है, इमरजेंसी सेवा है, इमरजेंसी इसे बेहतर कहीं नहीं। तो इस हिसाब से समझने की जरूरत है। तो हम आयुर्वेद वाले देश के लोग हैं, उसी हिसाब से हमारे खान पीन में तमाम चीजें जोड़ी गई हैं, हमारी रसोई में तमाम चीजें इस तरह से समायोजित की गई हैं कि हमारी सेहत बनी रहे। उन चीजों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ऐसे मुश्किल के दौर में, जब हमारे सामने इतना बड़ा संकट है, संक्रमण इतना भयानक चल रहा है महामारी का, तो ऐसे में मुझे बहुत गहराई से महसूस हुआ और दुख भी हुआ कि हम शायद सदियों से आजमाई हुई चीजों को भूल गए हैं काफी हद तक। नहीं तो हमारे सामने, हमारे देश के सामने कोई खास समस्या नहीं होने वाली थी। खैर, उसी नाते हमारे देश में फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई है। जो लोग ज्यादा डरे हैं, कुछ हुआ है, उन्हीं के साथ ज्यादा मुश्किल हुई है, या गलत दवाएं खाई हैं उनके साथ हुआ है। लेकिन कुछ तरीके हैं जो आसानी से हम अपनी इम्यूनिटी या कहें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और खुद को बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो अब इसमें एक और चीज समझने की है कि जब हम आयुर्वेद कहते हैं और ये सारी चीजें कहते हैं, तो हमारे यहाँ जो ये तरीका पैदा हुआ इलाज का या शरीर को स्वस्थ रखने का, जिसमें एक त्रिदोष है, कफ पित्त वात को संतुलन में लाने का, तो ये पके हुए भोजन के आधार पर शुरू किया गया। हम मनुष्य हैं, समझदार हैं, तो हम समझ बूझ के करते हैं। तो भोजन भी हमने कच्चे के बजाय पकाकर खाना शुरू किया, तमाम चीजें की। शायद दिमाग ना होता तो हम भी बंदरों की तरह कंदमूल फल वगैरह खा रहे होते, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब पका के खाना शुरू किया तो हमारे ऋषियों ने देखा
पकाने के बाद आपको शरीर में संतुलन लाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप पका ना खाएं तो कोई संतुलन लाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने को संतुलित रखकर चलती है। आप कच्चा जो भी खाते हैं वो सारा संतुलन में होता है। इसी नाते मनुष्य के अलावा दुनिया में किसी भी और जीव को कोई भी विटामिन के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ती, या अलग अलग तरह के फल फूल छांट छांट के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको जो जरूरत है वही वो खाते हैं। यहाँ समझने के बाद अब समझना चाहिए कि हमको स्वस्थ रहने के दो तरीके हैं। एक तो सीधे पूरी तरह से प्रकृति के आधार पर चलने का, दूसरा ये है कि आयुर्वेद का जो महान विज्ञान है उसके अनुसार अपनी जीवन शैली को बनाकर चलने का। इन दोनों तरीकों से जो मैंने देखा है, महसूस किया है, उसी हिसाब से मैं कुछ टिप्स आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो ये है कि चाहे वो ये महामारी हो, चाहे कोई और भी बीमारी हो, हर संदर्भ में आप ले सकते हैं। सबसे आसान तरीका जिसमें कहीं कुछ भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक बिना दवा का जो तरीका है पहले वो बताता हूं। बिना दवा का तरीका यह है कि हम शरीर में जब कुछ भी खाते हैं तो उसका जो पाचन होता है, तो हमें पता है कि हमारी आंतों में अम्ल होता है। तो उस अम्ल को सबसे बेहतर स्थिति तब बनती है जब उसको क्षारीय चीजें मिलती हैं, एल्कलाइन। ये बैलेंस शरीर में होना चाहिए। पीएच वैल्यू जिसको हम कहते हैं, पानी का जो 7 के आसपास होता है, तो उसके ऊपर जो है वो एसिडिक होने लगता है, उसके ऊपर जो है क्षारीय होने लगता है, उसके नीचे एसिडिक होने लगता है या अम्लीय होने लगता है। तो हमको पानी के पीएच वैल्यू से ऊपर की तरफ ज्यादा रखना है तो शरीर संतुलन में रहता है। यानी हम जितना क्षारीय रखेंगे शरीर उतना बेहतर रहेगा। तो बिना पकाए हुए तरीके में ये है कि जितनी भी कच्ची चीजें हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो या कच्चे अनाज हो, अंकुरित अनाज हो, ये सारी चीजें क्षारीय होती हैं। तो ये चीजें अगर हम शरीर में 50% के आसपास देते हैं, 50% आप भोजन करें, जो भी खाना हो अच्छा जिस भी तरह का बना के वो खाएं, लेकिन 50% अगर कच्ची चीजें हैं, फल हैं, सलाद हैं, अंकुरित अनाज हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, तो शरीर आपका स्वस्थ बना रहता है, उसको कोई खास परेशानी नहीं होती है। बस साल में 2-4 बार सर्दी जुकाम हो जाएगा, या कभी 4-6 साल बाद एक आध बार हल्का फुल्का बुखार होगा, जिसमें भी आप बिना दवा के ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो पका खाते हैं तो उसका कुछ ताकत धीरे धीरे इकट्ठा होता है, फिर शरीर रिएक्ट करता है, तो उसके नाते सर्दी जुकाम या बुखार वगैरह फिर शरीर से लड़ता है, अपनी इम्यूनिटी अपने से बना लेता है। लेकिन जब ये बैलेंस नहीं होता है, बहुत ज्यादा हम एसिडिक चीजें खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, बाजार की चीजें खा रहे हैं, जो एक तरफ से सब एसिडिक हैं, अम्लीय हैं, तो फिर टॉक्सिक बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में हमको फिर दवा की तरफ जाना पड़ता है, कहीं न कहीं भागना पड़ता है। अब दूसरा ये है कि अगर ये 50% हमने क्षारीय रखा तो हम स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन अगर बीमारियां हैं तो हल्की फुल्की हैं, तो लगभग 50% बीमारियां इससे रिवर्स भी होना शुरू हो जाएंगी। कई चीजें आप देखेंगे, वो हाई बीपी जैसी चीजें हैं, कई और थायराइड जैसी चीजें हैं, ये सब इसी से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब तकलीफ आपको ज्यादा है, अंदर कुछ परिवर्तन शुरू हो गए हैं बीमारियों के नाते, तब ये कच्चे की संख्या या क्षारीय चीज की संख्या आप 75% के आसपास, 80% के आसपास ले जाने की जरूरत पड़ेगी। वहां जब आप जाएंगे तब ये बीमारियां 70-80% वो रिवर्स गियर में होंगी। लेकिन जब आप अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैंसर जैसी चीजें हैं और भी कठिन बीमारियां हैं, ऐसी स्थिति में भी बिना दवा के इलाज का तरीका है जो देखा गया है साफ साफ। और वो तरीका ये है कि आप 100% कुछ दिनों के लिए कच्चे आहार पर आ जाइए। सब्जियां हैं, कच्ची काट लीजिए एक साथ, उसमें हल्का सा सेंधा नमक, धनिया वगैरह मिलाइए, स्वादिष्ट बना लीजिए, सलाद की तरह पूरा प्लेट भर के जितना खा पाइए उतना खाइए। फल खाइए को 3-4 बार दिन में जितना भी खाइए, कोई समस्या नहीं है पूरी तरह। लेकिन उसमें कहीं भी आप आग पर चढ़ा हुआ, पका कर खाया हुआ नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका कैंसर तक कुछ दिन बाद वापस जाना शुरू हो जाएगा। बिना दवा के 100% बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन तब 100% आपको प्रकृति के तरीके पर यानी कच्चे आहार पर रहना पड़ेगा, जिसके लिए मनुष्य की आंतों की डिजाइन है। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि हमारी आंतों की डिजाइन पका कर खाने के लिए नहीं है, या इस तरह के कृत्रिम तरीके से खाने के लिए नहीं है। लेकिन शरीर चूंकि संतुलन में अपने को करने की कोशिश करता है, इतनी आजादी हमको है तो हम उसको करते हैं।
तो इस नाते ये साधारण सा सिद्धांत है जिसको आसानी से समझना चाहिए कि हमारे शरीर में 50% हिस्सा क्षारीय, 50% आप एसिडिक रख लें, चल जाएगा। और तकलीफ है तो 50% से ज्यादा आपको क्षारीय आने की जरूरत पड़ती है। तो बिना दवा के ये तरीका। इसके बाद जो है, जो संक्रमण इस समय हम देख रहे हैं केरल में काफी संक्रमण दोबारा से बढ़ रहा है। उसकी कई वजहें हैं, बहुत साफ वजहें हैं। हम कई गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उन वजहों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इसमें जाऊंगा कि अगर हमारे अंदर ये भय आता है कि हम भी कहीं संक्रमित न हो जाएं, तो उससे बचने का तरीका क्या है, जो मैंने देखा है। मैंने हजारों लोगों को बताया है, और जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है, आप आश्चर्य करेंगे, उनमें से मुश्किल से इक्का दुक्का लोग संक्रमित हुए जो भी आसानी से ठीक हो गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 100% संक्रमण नहीं होगा। वो जो इक्का दुक्का संक्रमण है वो क्यों होता है? क्योंकि हमने पुरानी जिंदगी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा विष जो है अपद्रव्य अंदर इकट्ठा कर रखा है। तो अब वो तरीके क्या हैं? आसान से तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं। जैसे अगर कर पाए तो सवेरे 1 गिलास शुरू में मौसमी का जूस लें, खट्टे फल का जूस, मौसमी का जूस, अनानास का जूस, इस तरह का जूस। आप मौसमी बहुत बेहतर है, या संतरा मिल जाए, इस तरह का सवेरे। इसके बाद आप 1 आध घंटे बाद कोई भी फल खाइए, मौसम का जो भी हो। जिनको बहुत ज्यादा सावधान रहना, उनकी बात कर रहा हूं। इसी में आपके थायराइड वगैरह भी ठीक होने लगेंगे। इसके बाद दोपहर में जब आप खाना खाते हैं तो पहले आप सलाद खूब खाएं। आप टमाटर लें, खीरा लें, ककड़ी लें, इस तरह की जो भी मौसम में जो भी चीजें मिल रही हों, टमाटर वगैरह विशेष रूप से रखें, क्योंकि ये जो है विटामिन सी के स्रोत हैं, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जल्दी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी बेहतर चीज है। तो इस तरह से दोपहर का खाना, और दोपहर के बाद आप 1 आध बार या 2 बार आप ले सकते हैं, जिसको मैं एक काढ़ा आप कह सकते हैं, सारे लोग जानते होंगे, काढ़ा या हर्बल टी आप कह सकते हैं, और बहुत आसान है। और इसके बारे में तो इतना है कि अगर आप लगातार इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, और कई तरह की चीजें होती है। मैंने खुद पर देखा है कि मेरा तो शरीर खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, कई साइड इफेक्ट हो गए थे मुझे, बचपन के हादसे थे, जिसके नाते ही मैं इस दिशा में बढ़ा आगे। तो शरीर अभी भी खराब दिखता है। कोई देखे तो कहेगा कि कब्रिस्तान से शायद मैं निकल के चला आया हूँ। तो मुझे तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि जिंदा नहीं रहना मुझे ज्यादा दिन तक अब। लेकिन मैंने सोचा दुनिया में आया हूँ कि हिम्मत क्यों हारना। तो मैंने सारी चीजें अपने से समझी, अपने कॉम्बिनेशन बनाए, अपना इलाज किया। डायबिटिक भी मैं था, डायबिटीज कुछ भी नहीं है आज। मैं रसगुल्ले खाता हूँ और कोई दवा नहीं खाता। आप ये समझें। इसी नाते मैं सबसे कहता हूँ, हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। रास्ते हैं, बिना दवा के रास्ते हैं, ये भी बता देता हूँ, बिना दवा के रास्ते हैं। और होम्योपैथी, आयुर्वेद में कई चीजें ऐसी अद्भुत हैं कि वो तो आपको सहारा देके और जल्दी ठीक कर सकती हैं। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो शाम का आप वो जो काढ़ा है वो बहुत आसान काढ़ा है। वो ये है, बल्कि एक घाटी है जो कश्मीर के आसपास, जिसको हुंजा वैली कहते हैं, वहाँ के लोग 100 साल से कम तो आमतौर पर जीते ही नहीं है। तो उनकी दिनचर्या में ये देखा गया कि ये काढ़ा वो इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, लगातार, नियमित रूप से। तो वो है क्या, आसान सी चीजें हैं। 10-12 पत्ते तुलसी के, 2-4 काली मिर्च, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, 1 ग्राम 1.5 ग्राम के आसपास दालचीनी, और थोड़ी सी अदरक, 1 गठ के बराबर, 1 तोले के बराबर अदरक। बस इतनी सी चीजें अगर मिल जाए। ज्वारांकुश, जो गांव में हरी हरी सरपत की तरह की घास होती है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है उससे, आप खुश हो जाएंगे वो पी के। तो ज्वारांकुश अपने घर के बगल में भी लगा लेना चाहिए। तो बस ये 3-4 चीजें, तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, ज्वारांकुश ना भी मिले चलेगा। बस इतनी सी चीजें, उसमें और भी चीजें मिलाना चाहे और तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पीपर वगैरह कई चीजें मिला सकते हैं। पीपर का नाम आया तो बता दूं कि ये उत्प्रेरक का काम करने लगता है। ये गुण को बढ़ा देता है, काढ़े के गुण को और बेहतर कर देगा। इसी तरह और चीजों में कर देता है। तो ये काढ़ा आप नियमित ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे। कहीं मजबूरी में बहुत वैसा हो, स्थिति हो तो ठीक, चीनी खतरनाक चीज है। आप इसमें देसी गुड़ या ताड़ का गुड़ मिल जाए तो सबसे बेहतर है। नहीं तो अच्छे तरह का गन्ने का गुड़ थोड़ा सा मिला लीजिए, वो चलेगा। और शहद मिला सकते हैं, लेकिन शहद मिलाने के लिए शर्त यह है कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। शहद मिलाने के लिए चाहे आप पानी में मिलाएं, चाहे किसी चीज में। अक्सर लोग बता देते हैं कि शहद गर्म पानी में नींबू के साथ सवेरे सवेरे शहद पीना चाहिए। तो लोग पीने भी लगते हैं, कुछ फायदा भी होता है, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि यह खतरा भी कर सकता है। क्योंकि शहद ज्यादा गर्म नहीं होना। जो पानी आप हाथ से पकड़े गिलास,
और पकड़ सके आराम से उतना ही गर्म पानी, बस आदर्श स्थिति ये समझिए, उससे ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, वरना शहद में कई ऐसे तत्व होते हैं जो जहरीला या विषैला असर करने लगते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझकर हमको चलना चाहिए। तो ये आप काढ़ा पिए, और ये साधारण सा जो है सलाद और मौसमी का जूस, ये आप संक्रमण से बचे रहेंगे। दूसरा एक जबरदस्त नुस्खा है जो मैंने तमाम लोगों को कराया और उन्हें जबरदस्त अनुभव दिया कि 21 दिन लगातार जब शुरू कीजिए, 21 दिन अद्भुत चीज है। ये एक साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस ने उसको सिद्ध किया है। जो हजारों साल पहले हमारे यहाँ कोई नुस्खा बताया जाता था या कोई चीज बताई जाती थी कि आप 21 दिन कम से कम आपको करना है, तो 21 दिन अब साइंस ने सिद्ध कर दिया। बहुत जरा सा केवल समझ लीजिए, वो 21 दिन क्या है, ये साइंस ने सिद्ध किया कि हमारे शरीर की बायोलॉजी ऐसी है कि कोई भी नई आदत एडॉप्ट होने में 3 हफ्ते का समय लगता है। 3 हफ्ते तक अगर बार बार आप वो चीज करने लगते हैं तो शरीर उसको स्वीकार कर लेता है। इसी तरह आदतें भी बनती हैं। आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहें या अच्छी आदत पकड़ना चाहें, सवेरे 4 बजे जगने का अभ्यास करना चाहें, 21 दिन कर लीजिए लगातार, तो इसके बाद सहज हो जाएगा। खैर, तो आपको 21 दिन करना हो, तरीका क्या है? नीम की पत्तियां आप पीस लीजिए, उनकी गोलियां बना लीजिए। आप चाहे तो पाउडर बना के भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कड़वी लगती है, मुश्किल लगता है। तो नीम की पत्तियां पीस के उसकी गोलियां बना लीजिए मटर के दाने के बराबर, और सुखा कर रख लीजिए, सूख जाएगा। और इसी तरह से पिसी हुई हल्दी में पानी डालिए, उसको गीला करके उसकी भी गोलियां बना के रख लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सवेरे सवेरे सबसे पहले छोटी गोलियां हैं तो 2-2 गोली दोनों की, नहीं तो 1-1 गोली दोनों की हल्दी और नीम की गर्म पानी के साथ सबसे पहले सवेरे आप शौच वगैरह से निपटने के बाद वही काम कीजिए। ये ले लीजिए गर्म पानी के साथ, और चाहे तो इस गर्म पानी में जो हल्का गुनगुना पानी है उसमें चाहे तो 1 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं, 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर जबरदस्त असर करेंगी। तुरंत कुछ नहीं पता चलेगा की बीमारियों पर असर करेंगी, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। और दूसरा ये है कि संक्रमण नहीं होने देंगी। ये जीवन का अंग आप बना सकते हैं, जीवन का अंग बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, जो शादीशुदा लोग हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, वे नीम की मात्रा को संतुलित रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, वरना ये शुक्राणुओं की संख्या को कम भी कर सकता है। एक तरह से कहिए नुकसान नहीं करता है, आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा पवित्रता की तरफ ले जाने लगेगा। तो और कोई दिक्कत नहीं है, बस उसकी मात्रा आपको सीमित थोड़ी सी रखनी है। तो ये साधारण सा नुस्खा है जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। तीसरी बात यह है कि कई सारे लोग जो कई तरह के बाद में, बीमारी के बाद, महामारी के बाद कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, कमजोरी झेल रहे हैं और तरह की चीजें झेल रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि एक तो ये है कि सवेरे सवेरे वो नींबू, शहद और पानी गुनगुने में ये लें। उससे तो आंतों को ताकत मिलेगी, कब्ज आपकी थोड़ा सा दूर होगी, ये मिलेगा, इससे ये सहारा मिलेगा। और दूसरी बात है कि एक बढ़िया चीज है जिसको आप मल्टीविटामिन कह सकते हैं, एक तरह से टॉनिक के रूप में का आप कह सकते हैं। वो टॉनिक ये है कि अलसी, जिसको हम गांव में तीसी बोलते हैं, तो तीसी कच्ची या बहुत हल्की सी भुनी हुई, ज्यादा भुनी हुई नहीं, वरना उसके तत्व बहुत जल्दी खत्म होते हैं। अलसी एक ऐसी चीज है जो है बड़ी गुणकारी, लेकिन अगर आप उसको भून देते हैं तो उसके तत्व खत्म होने लगते हैं। दूसरा, कच्चा भी पीस के अगर कई दिन रख देते हैं खुले में तो भी वो सुरक्षित नहीं रह जाती। इसी नाते उसका तेल भी जब निकाला जाता है तो सरसों वगैरह के लंबे समय तक नहीं चलता है, उसको फ्रिज वगैरह में रखना पड़ता है। तो अलसी आप कच्ची या हल्की सी भुनी हुई वो पीसे, मान लीजिए 100 ग्राम है तो उसमें 1 तोला 2 तोला आपने काजू मिला लिया, 1-2 तोला या थोड़ी सी और ज्यादा किशमिश मिलाइए, जरूर मिलाइए, उसमें अखरोट थोड़ा सा मिला सकते हैं आप। तो इस तरह से उसमें जो है और भी मेवे आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। और इन सबको पीस के अच्छी तरह से उसमें शहद मिलाकर आप चाहें तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बनाकर, बहुत ज्यादा लंबा का मत बनाइए, पीसिए उसमें, लेकिन शहद जो है इन सारी चीजों की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखेगा। तो आपको हफ्ते 2 हफ्ते कोई दिक्कत नहीं, एक अवलेह जैसा बन जाएगा। तो उसमें से आप बड़े आराम से 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच तक, 5 चम्मच तक भी लेने में आपको दिक्कत नहीं है। ये आप रोज इस्तेमाल करेंगे तो एक तरह से मल्टीविटामिन का काम करेगा। तो ये इस तरह से आप वो करेंगे। तो खैर कई सारी चीजें हैं, कई सारे नुस्खे हैं जो जीवन में बहुत काम के हो सकते हैं। हम कुछ थोड़ा सा अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को देख कर चलें,
शायद स्वस्थ रह सकते हैं और बेहतर तरीके से जिंदगी हम गुजार सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने आज ये मौका दिया बातचीत करने का, और शायद कुछ काम की बातें हुई होंगी तो काम में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संत समीर जी। आप लोग हैं तभी जो ये देसी नुस्खे हैं वो लोगों को समझ में आती हैं, और इस विरासत को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। कोरोना काल में भी जिस तरह से आपने बताया 1500 मरीजों को आपने ठीक किया है, निश्चित रूप से उनके पैसे बहुत बचाए आपने, क्योंकि कोरोना से तो वैसे भी डर कर जो है कोई भी कीमत देने को राजी हो जाते थे लोग। लेकिन ये जो नुस्खे हैं वो कोरोना में भी काम आएंगे और इम्यूनिटी बढ़ाने में निश्चित रूप से बहुत ही मददगार होंगे। और आपने बताया डर से भी इम्यूनिटी घटती है, उसको भी नियंत्रित करने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, शरीर को मजबूत बनाने की जरूरत है। और फास्ट फूड वगैरह छोड़कर ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो नुस्खे हैं उसको अपनाने की जरूरत है, जीवन में आचरण में उतारने की जरूरत है। और हमारे जो बहन भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन लोगों की वीडियो जरूर आएंगी हमारे पास, मुझे उम्मीद है, ताकि उसको यूट्यूब पे हम उनकी प्रतिक्रिया को, जो आपने कहा है उसको किस नजरिए से उन्होंने देखा, क्या समझा, वो भी वीडियो आएगी जो आपके पास हम लोग पहुंचाएंगे कि कितना फ्रूटफुल जो नुस्खे हैं वो हमारे अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति की हैं, और उसकी ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संत समीर जी। आज आरजेएस फैमिली, टीजेएपीएस, केबीएस के ये हेल्दी यू फाउंडेशन के द्वारा इस तरह का अच्छा कार्यक्रम जो है आगे भी करने की योजना है। 75 कार्यक्रम होंगे अमृत गाथा में,